हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के नए वीडियो में, नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट electrochemical cell. Already we have discussed electrochemical series, how it will be useful for predicting the oxidizing agent, power of the oxidizing agent, or power of reducing agent by their reduction potential, and also it will helpful for to predict the nature of the electrode, whether it is cathode or anode. Okay, and one more important thing we have discussed in the last class, and that is Nernst equation, calculation of EMF of the cell. Okay, Nernst equation already we have discussed. We have seen the terms, what it means. That means the expression of the terms in the Nernst equation. Okay, so today we will continue our session, our class. That means the Nernst equation हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हल्का फुल्का कल हमने देखा था और वो आज हम देखेंगे। आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैलकुलेशन करेंगे ईएमएफ का, वही नर्स्ट इक्वेशन के यूज़ करके। उसको जो ई सेल है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, उस पर नर्स्ट इक्वेशन क्या है। जब रिएक्शन एक सेल का, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यानी कि उसका जब चार्ज बैलेंस हो जाएगा, जब यानी ये कहें कि बैटरी डेड हो जाता है, ठीक है, उस पॉइंट पे जो सेल का जो पोटेंशियल आएगा वो क्या रहेगा, और उस पर नर्स्ट की इक्वेशन क्या होने वाली है वो अपन देखेंगे। और उसके बाद गिब्स एनर्जी, जो गिब्स एनर्जी चेंज होता है, डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो किस तरीके से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पोटेंशियल पे रिलेट रहता है, वो हम आज के क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले वाले जो क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और नर्स्ट इक्वेशन है क्या चीज़, उसके फॉर्मूले आप नहीं समझोगे। मैं फिर से हर क्लास में बोलता हूँ, वैसे आज भी बोल रहा हूँ कि अगर इसके पहले के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं किए हैं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या होता है कि जो मैं समझता हूँ, जो पैटर्न है जो चला आ रहा है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन ये है कि हम पहले के छोटे छोटे चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है। पहले के जो हमें, ये क्लास 12th का लेक्चर चल रहा है, जो चीज़ें हमें क्लास 9th में सीखना चाहिए, जो क्लास 10th में सीखना चाहिए, जो 11th में हमें सीख जानी चाहिए, वो चीज़ें अपन काम नहीं करते हैं, ठीक है। और बाद में सीधा हायर लेवल पे आके हमें उन चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेट लगता है, ठीक है। तो बजाय इसके डायरेक्ट इक्वेशन को समझना, डायरेक्ट क्लास को समझना, उसके छोटे पहले प्रीवियस क्लास जो है, उसके छोटे फंडामेंटल टॉपिक जो हैं, छोटे छोटे बेसिक टॉपिक जो हैं, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो इस वीडियो के लिंक में आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तीनों की वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, प्लस आपको एक और लिंक मिल जाएगा, उसमें लॉगरिथम का फॉर्मूला ट्रिक। नर्स्ट इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, ये दिख रहा है नर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर लॉग है, यहाँ भी लॉग है, यानी कि हमको लॉग की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है, करेक्ट। तो लॉग के लिए लॉगरिथम का जो फॉर्मूले हैं और उसकी जो बेसिक ट्रिक्स है, ठीक है, कि बिना लॉग टेबल के आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। लॉग वैल्यू आप पुट कर सकते हो, एंटी लॉग भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप क्लिक कीजिए, आप 15 मिनट के अंदर में सीख जाएंगे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं यहाँ पर, और ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस वीडियो में मैंने बता दिया, डिटेल्ड नर्स्ट इक्वेशन देखेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। एंड इट्स रिलेशन विथ केसी। केसी इज व्हाट? केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, सेल की ईएमएफ और इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल, दोनों का कैलकुलेशन नर्स्ट इक्वेशन से किया जा सकता है, ठीक है। वो नर्स्ट इक्वेशन में जो कैलकुलेशन रहेगा, जो वो नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, वो एक सेल के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कैलकुलेट करने के लिए और एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को भी कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, विथ रेफरेंस ऑफ देयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वेदर इट विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल, करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन जो हमने कल देखा हुआ है, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन जो हमने कल देखा हुआ है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। आप बढ़िया पानी वानी बॉटल बगल में रख लीजिए, स्टडी टेबल के साथ में अपनी नोटबुक नोटशीट लेके रख लीजिए, और उसमें से अब आप अपना नोट्स बनाना और पढ़ाई करना आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हर चीज़ें जो भी मैं लिखूंगा, इस बोर्ड में जो भी लिखूंगा वो तो आपको लिखना ही है, करेक्ट।
लेकिन इसके अलावा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको लग रहा है कि वो टॉपिक के बारे में 1 2 3 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, तो वो आपको अपने वर्ड्स में आपको पॉइंट वाइज वो नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, ताकि आप नोट्स जब पढ़ें तो आपको समझ में आए कि जो कंसेप्ट, जो फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं वो क्या चीज़ के लिए है और उसका डिटेलिंग क्या है। अपने वर्ड्स में, आप अपने वर्ड्स में लिखें, है ना, इंग्लिश में आप अपने वर्ड्स में लिखें, योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। आप हिंदी में लिखें, हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन आपको पेपर में तो इंग्लिश में रहेगा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम से हैं तो बात अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन आई एम राइटिंग हियर, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट equation, E cell. Basically, what is next equation? Next equation is the quantitative relationship between potential of the cell at any concentration of the electrolyte and potential standard electrode potential, दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n log Q. So this is next equation. Already we have discussed about it. Okay. One more thing. If here is a E cell, here we want to calculate the value of the E cell with help of E naught cell. That means the concentration, the potential of the cell at any concentration and standard condition में उसका सेल का पोटेंशियल, इन दोनों के हेल्प, इसके हेल्प से इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। लेकिन क्या ये सही होगा कि इसके जगह में हम एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यूज़ करें और एक इलेक्ट्रोड का एनी कंसंट्रेशन में पोटेंशियल ले आएँ? ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है? उसके लिए होता है, मान लो मेटल की, मैं एक इलेक्ट्रोड मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिखा हूँ फॉर एनी मेटल इलेक्ट्रोड, फॉर एनी मेटल इलेक्ट्रोड एम नेक्स्ट इक्वेशन विल बी ई। एम क्या होता है? हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो मान लो यहाँ पर जो भी प्लस है, मैं 2+ पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एन की वैल्यू इफ एन इक्वल टू 2 है तब की कंडीशन है ना, तो 2 लिखा, नहीं तो कुछ भी प्लस रहता है ना। तो इसको मैं 2 ना लिखूँ तो ये भी लिख सकते हैं अपन, 2 ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं 2 ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं n+2m। तो ये जो पोटेंशियल है कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल है, इज इक्वल टू एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई नॉट एम n+m, यानी कि ये एनी कंसंट्रेशन का पोटेंशियल और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन, log concentration of the product. Now tell me, if any reduction reaction, for example m+2 is going to reduce 2 electron, it's taking 2 electron and it will form a metal solid. So what will be the concentration of the charge inside of the product side? So here no any charge particle are there, that means the concentration of the product will be one only, and the concentration of reactant, charged reactant, that will be concentration of m n+, correct? So this is another next equation we can say, which can be used to calculate the electrode potential at any concentration with help of स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है ना क्लास 12th में, कभी कभी सेल का पूछ देगा, कभी कभी किसी इलेक्ट्रोड, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पूछेगा, तब ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इतना डिस्कस हो गया था, ये नया चीज़ मैंने थोड़ा सा बताया, नया कोई चीज़ नहीं है, बस उसी का कंसेप्ट है, हमने इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये कल हमने ये चीज़ दिखा था, जिसपे से Q की वैल्यू क्या होती है? Q होता है रिएक्शन कोशिएंट, एक आयनिक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोशिएंट Q की वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते टाइम उसके रूल्स फॉलो होते हैं, है ना, तो उस टाइप के इसमें भी रूल्स फॉलो होता है। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सामने में लगा है तो वो कंसंट्रेशन लिखते टाइम उसके पावर में लग जाता है। ये दोनों केस में होता है, रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए, दोनों के लिए लगेगा, ठीक है। सो बेसिकली
हम इस नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं और उसके बाद फिर इसकी रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के साथ में और गिब्स एनर्जी डेल्टा G के साथ में आज देखने वाले हैं, करेक्ट। तो हम एक वो लेते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, ओके ये एक दिया हुआ है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी पढ़ा नहीं हमने, तो कैसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये अभी बाद में करेंगे। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेल्टा कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी, ये बाद में देखेंगे। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन व्हिच फॉलोइंग रिएक्शन इज टेक्स प्लेस, हाँ ये दिया हुआ है गिवन द ओके। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय नस्ट इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। एक सेल है जिसका रिएक्शन दिया हुआ है, उसके कंसंट्रेशन दिया हुआ है, देखिए कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करनी है, ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें एक गिवन वैल्यू है ई नॉट, सेल की वैल्यू दी हुई है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हैज बीन गिवन हियर, ओके। लेट्स सॉल्व इट, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व। रिएक्शन क्या दिया भाई, रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन दिया हुआ है निकल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस 2 सिल्वर के एटम्स हैं जिसका कंसंट्रेशन 0.002 मोलर दिया हुआ है और ये रिएक्ट करके निकल का क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर निकल का क्या बन जा रहा है 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका कंसंट्रेशन दिया है इस चार्ज का, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0.160 मोलर दिया है और यहाँ पर 2 सिल्वर के मेटल एटम्स बन रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड कौन है और कैथोड कौन है। आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, हो सकता है यहाँ पर रिएक्शन डायरेक्ट दिया है, हो सकता है आपको एक सेल को रिप्रेजेंट करके दिया हो, जैसे कल हमने सेल रिप्रेजेंटेशन देखा था, तो ऐसे सेल के टाइप में फॉर्म में दिया हो, है ना, ऐसे एनोड एंड कैथोड करके हम बनाते हैं ना, एनोड और ये सॉल्ट ब्रिज और ये कैथोड की वैल्यू इधर दी होती है, ऐसा दिया हो, उसके साथ में इसका कंसंट्रेशन भी साथ में इलेक्ट्रोलाइट के जो भी चार्ज पार्टिकल रहेंगे उसके साथ में उसकी कंसंट्रेशन दिया हो सकता है, इतना हो सकता है। तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर इस टाइप का दिया है तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिख लेना है, एक बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन लिख लेना है। यहाँ पर बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन पहले से दिया हुआ है, ये जो रिएक्शन दिया हुआ बैलेंस्ड है, क्यों, 2 सिल्वर इधर है 2 सिल्वर उधर है, एक निकल इधर है एक निकल इधर है, बैलेंस्ड है, ओके। तो यहाँ पर हमें इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, रिएक्शन तो लिख दिया हमने, आइडेंटिफाई करना है कि विच एलिमेंट इज गोइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट इज गोइंग टू रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो निकल का हो रहा है, इसका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये जो हो रहा है ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन हो रहा है मतलब कैथोड कौन होगा, कैथोड होगा सिल्वर और एनोड होगा निकल, ठीक है। तो इसके लिए हमें अब क्या करना है, नस्ट की इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन क्या दिया है, गिवन ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, करेक्ट, 1.05 वोल्ट दिया हुआ है। नस्ट इक्वेशन क्या होता है लिख लेते हैं, नस्ट इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल, हमको ई सेल को कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस पे हमको ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और इसको ऊपर करके थोड़ा जगह ले लेता हूँ ताकि सॉल्व यहाँ पर हो जाए, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं और यहीं इसी पेज में सॉल्यूशन बन जाए। आगे सॉल्व करेंगे तो होगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, कितना दी ई नॉट सेल की वैल्यू 1.05, ठीक है। 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर इन दिस रिएक्शन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज कितना हो रहा है, देखो निकल में 0 है, 0 से +2 हो गया
मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक सिल्वर का एक पॉजिटिव, 2 सिल्वर का 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने एक सिल्वर ने अपना अपना एक लेके 2 इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ से रिलीज हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। तो n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो इसको लिख देते हैं डिवाइड बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ है, ये रहा प्रोडक्ट निकिल का, कितना है 0.160 डिवाइड बाई, अब इसके सामने में कुछ स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो कोई पावर नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सिल्वर पे लगा हुआ स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, तो 0.002 पावर 2 ये लग जाएगा रिएक्टेंट का, ठीक है। आगे क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। इस 2 को मैं भी इस पे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे में से हो सकता है कुछ वैल्यू कट जाए, बाद में करेंगे, ठीक है। लॉग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ फिर वहाँ पर लिखेंगे, एंड आफ्टर ऑफ में कर सकते हैं पीछे में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके स्क्वायर है कितना, 2 2 4 होता है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि 0.00005 हो गए 4 ये वैल्यू हो जाएगा, कितना है 1 2 3 4 5 है ना, 3 है तो 6 होना चाहिए ना, एक मिनट गड़बड़ हो गया, 0.1234 और 6 ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे 160 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6, ये माइनस 3 और 6 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर, और आगे क्या आएगा, इसको आगे क्या लिख लेंगे, आगे इसको लिख सकते हैं हम, आगे इसको लिख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट पेज में अपन करते हैं ना, नेक्स्ट पेज में करते हैं, नहीं तो गड़बड़ होएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग, अब ये कितना हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 4, मतलब कि 4 1 जा और 4 जा 440 जा 160, ओके, तो कितना हो जाएगा लॉग 40 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 3 बचा हुआ है, ऊपर जाके 10 टू द पावर 3 ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर लॉग इसका प्लस प्लस हो जाएगा, लॉग क्या होता है फार्मूला, लॉग का फार्मूला जो होता है, लॉग का फार्मूला क्या होता है, लॉग m n इक्वल टू लॉग m प्लस n होता है ना, लॉग m प्लस लॉग n होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो वही चीज़ वहाँ पर लगाएंगे 40 इंटू 10 टू द पावर फिर 3, तो कितना हो जाएगा लॉग 40 प्लस लॉग 10 टू द पावर 3 इतना हो जाएगा, 3 सामने आएगा, इसका लॉग 40 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 40 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू 0.6 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 10, लॉग 40 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020, तो 1.6020 ये 40 की वैल्यू आ गया, प्लस लॉग 10 टू द पावर 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 आ जाएगा, यानी कि 4.6020 ये वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू कितना 4.6020। अब इसको काटेंगे 2 1 जा 2 2 जा 0.23 जा 0 1 0 2.3010 ये आएगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में इधर कर रहा हूँ। यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या आया था, वैल्यू आया हुआ था ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कितना है 2.3010, 2.3010। तो 59 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, है ना, मैं यहाँ पर रफ में कर रहा हूँ। 2.3010 मल्टीप्लाई 59 क्या आ जाएगा, 59 0 जा 0, 59 1 जा 9, कितना बचा 5, 59 0 जा 0 5, 59 3 जा 6 6 18, कितना हो जाएगा 59 63 जा 180 होता है, 180 में 3 करते हैं 177, 177 का 7 वरना रिमाइंडर बचा 17, 59 2 जा 118, 118 और 17 कितना हो गया 18 19 20 20 35, 135 कितना आया वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 135.7590। तो इसको हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर दिया कितना है 135.7590, ठीक है 0.7590 करेक्ट है। पॉइंट का तो अलग होगा ना, इतना कैसे वैल्यू आएगा, ये 2 पॉइंट है इसमें किया तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का है ना तो 7 का, तो यहाँ से कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये आंसर आएगा, एक मिनट ये आएगा, ये वैल्यू तो आ रहा है कितने का वैल्यू है ये है 59 मल्टीप्लाई है, मतलब कि इसमें 3 का आगे बढ़ने वाला है। यही मेजर चीज़ है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आपका शार्प होना चाहिए बढ़िया, नहीं तो फॉर्मूला तो पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लास्ट में आंसर नहीं आता और बोलते हैं कि सर आंसर नहीं आ रहा, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वैसे आपको भी करना पड़ेगा। 135 ये कितना आया था, ये आया था हमारा 59 मल्टीप्लाई 2.3010 किया था, ठीक है। और ये कितना है 0.0 है, तो 3 4 3 7, 7 के बाद आपका पॉइंट लगेगा, कितने के बाद 7 का बाद पॉइंट लगेगा, इसका मतलब ये पॉइंट हट जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 0.13 आएगा, तो माइनस 0.135759 ये वैल्यू आएगा, करेक्ट, ये वैल्यू आएगा, बहुत सही, इतना वैल्यू आएगा एकदम करेक्ट। अब आगे देखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.135 कर देते हैं, सॉल्व कर दो, कितना बचेगा 10 में 5 गया, 5 बच गया, ये 4 में 3 गया, 1 बच गया, और ये कितना हुआ 9 था 0 है, इधर आके 10 होगा, 10 में बन जाएगा 9, तो 0.915 वोल्ट, ठीक है। सो ई सेल इज इक्वल टू 0.915 वोल्ट विल बी आंसर, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका नस्ट इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन लिखा हुआ है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है, उसके हिसाब से कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या है आयन का और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में क्या है आयन का, ठीक है। उसके हिसाब से आपको Q की वैल्यू यानी कि P/R की वैल्यू आपको पुट करनी है, एक चीज। दूसरा चीज, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आपको N का नंबर मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो N निकल 2+ चार्ज बन रहा है। वही 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिल्वर, 2 सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन करके ले लिया दोनों को, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट कितना हो रहा है इस पूरे रिएक्शन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है N की वैल्यू वो है 2, तो 2 की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गया। ई नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया होता ई नॉट सेल की वैल्यू तो कहीं पे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाली इसकी दी होती, स्टैंडर्ड वाली रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिल्वर का दिया होता, ठीक है। तो वहां से हम ई नॉट सेल की वैल्यू पुट करते हैं, वहां से हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड करते हैं। इतना मैंने बताया था, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, रिडक्शन पोटेंशियल पहले ये चेक करना है कि क्या दोनों दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं है। अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है तो बड़ा से छोटे को माइनस कर देना है और जो आएगा आपका ई नॉट सेल की वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वो वैल्यू होगी, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, करेक्ट। तो आज हमने एक और क्वेश्चन देखा, जब ये जो अभी लेक्चर्स चल रहे हैं क्लास के, इस बीच का एक एग्जाम्पल है जो हम इसमें समझे हैं, ठीक है। ये जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो इस बीच में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो मिलेगा, जिसमें सिर्फ वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नस्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड रहेगा। वो चीज़ें अलग से
जो PYQs हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक अलग वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये तो आ गया आंसर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द वैल्यू ऑफ ई सेल और वी कैन से द नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। क्या? नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। आज का दूसरा टॉपिक नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। चलिए लिख देता हूं मैं यहां पर नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, डबल एल रहता है कि सिंगल एल रहता है, लगा लेना, ठीक है। कभी कभार एक आध तो छूट जाता है ना। बेसिकली मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, इतना बहुत ज़्यादा अपन इंग्लिश मीडियम पर फोकस उतना नहीं करते हैं, ठीक है, कि पूरा 100% उसका स्पेलिंग सही लिखें। एक आके कभी कभार छूट जाता है, देखने से होता है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं, आप एज ए स्टूडेंट हैं, तो आपको इन छोटी बारीकियों में भी हल्का सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ओके, सो वीडियो आधे घंटे का हो गया है, आधे घंटे और में हम कवर करने की कोशिश करते हैं, 1 घंटे से बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। ओके, तो नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले तो क्या? इक्विलिब्रियम बोले तो ये कह सकते हैं कि देखो बैटरी है, बैटरी में हाफ सेल है, दोनों में हो क्या रहा है, एक में रिडक्शन राइट साइड, सॉरी, एक में रिडक्शन जो कैथोड है और एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है जो एनोड है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड टू कैथोड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है। कितना हो रहा है? जितना कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का कैथोड में, जिसका रिडक्शन हो रहा वो इलेक्ट्रॉन को लेके मेटल बन रहा है ना। जैसे डेनियल सेल का एग्जांपल लिया था, उसमें कॉपर का था। ये जब तक इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है तब तक वो होता रहेगा। अब सॉल्यूशन में खत्म हो गया आयन, तो अब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कोई नहीं। जब लेने वाला कोई नहीं तो यहाँ से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी बन रही थी कैथोड पे, पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, वो अब उतना नहीं बनेगा और यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रॉन जाना कम हो जाएगा। धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा। इतना कम होगा कि मेजर भी नहीं होगा कोई। अब उससे क्या होगा, दोनों के बीच का जो, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस, यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेल का पोटेंशियल है। तो ये सेल का पोटेंशियल धीरे धीरे डिफरेंस कम होते जाएगा, डिफरेंस कम होते जाएगा, और क्या होगा, उस पॉइंट पे जो सेल की वैल्यू होगी, कौन से सेल की वैल्यू? ई सेल की वैल्यू, वो जीरो हो जाएगी। ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तब इस कंडीशन में जो नस्ट इक्वेशन आता है वो क्या आता है, देखो। एट इक्विलिब्रियम, ऐसे डबल रहता है, याद आ रहा है मुझे, डबल लगा लेना। एट इक्विलिब्रियम ई सेल will be zero. E cell will be zero because at equilibrium flow of electron is negligible. Okay, then nast equation is, अब यहां पे नस्ट इक्वेशन क्या बनेगा? ई सेल, जो ई सेल की वैल्यू है वो तो जीरो हो गया, इक्वल टू क्या होता है नस्ट इक्वेशन? ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग concentration of product and concentration of reactant। और ये जो concentration of product और reactant है इक्विलिब्रियम पे, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट Q है, ये है ना, ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू Q। तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? Q इक्वल टू Kc होता है। सो ई सेल जो कि जीरो है, तो जीरो को नहीं लिखेंगे, ई सेल की तो वैल्यू जीरो ही हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू, अब जीरो है तो क्या करते हैं, इसको दूसरे साइड ले जाते हैं, उसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बार बार नहीं लिखेंगे, क्लास 12 में आप तो इतना समझते ही हो, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे साइड आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग
log Kc, log Kc। ये आपका नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आ गया किस पॉइंट पे, एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उस टाइम पे जो नस्ट सेल का जो पोटेंशियल होगा जीरो होगा, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर आपका जो सेल कांस्टेंट है, सॉरी क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट तो बाद में आएगा, अभी पढ़े नहीं अपन ने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है, इसकी वैल्यू इस तरीके से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से रिलेट करता है, ठीक है, रिलेट करता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि एट इक्विलिब्रियम ये दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनोड और एट कैथोड हैज बीन गिवन, एंड the value of E naught cell, that means the standard electrode potential is also given. Then the question can be asked, calculate the value of Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू कैलकुलेट करो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, a cell reaction has been given here and the value of the E naught cell, that means the standard cell potential has been also given here, okay, and what is asking here, the equilibrium value of the Kc, ठीक है। तो ये चीजें पूछी जाती हैं, इक्विलिब्रियम पे यही होता है। अब ये पूछोगे कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू जीरो क्यों होती है, अरे बैटरी का चार्ज खत्म हो गया, अब उसके पास कुछ बचा नहीं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की, तो सेल पोटेंशियल जो इतना था, अब यहाँ से यहाँ पानी का बहना जो होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा था, वो बराबर होते होते बराबर हो गया, इसलिए अब सेल पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो Kc की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, वो हमको निकालनी है, वो हमको डिटरमाइनेशन उसका डिटरमाइन करना है, ठीक है। चलो, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास फार्मूला आ गया, हमारे पास फार्मूला आ गया, ये जो फार्मूला आ गया इसको अब हम पुट करते हैं और ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करके देखते हैं, फटाफट जल्दी करते हैं। चलो सॉल्व, थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि आ जाए, 4 नंबर पे लिखता हूँ, है ना, आ जाए। गिवन जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप इसी पैटर्न में सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या दिया हुआ है, क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या निकाल कैलकुलेशन किसका करना है, फार्मूला क्या यूज करना है, इस सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो कि न्यूमेरिकल लिखने का पैटर्न ये है। और क्या होता है कि स्टेप मार्किंग होता है, उसमें आपके इस फार्मूले पे और यूनिट पे और स्टेप्स जो कि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज ऑन द फार्मूला, तो इस टाइप के जो होते हैं इस पे स्टेप मार्किंग होता है। अगर आपको पूरा न्यूमेरिकल नहीं भी बन रहा है तब भी 4 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 1 आध 2 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब सारी चीजें लिखना सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। गिवन सेल रिएक्शन क्या दिया हुआ भाई, सेल रिएक्शन दिया हुआ है Cu कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, ये एक्वस में है, और इसका कंसंट्रेशन दिया है, नहीं दिया है कंसंट्रेशन तो Kc की वैल्यू निकालना है, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बहुत सही। कंसंट्रेशन का देगा, कॉपर प्लस 2 चार्ज बन रहा है जो एक्वस में है, चार्ज सारे एक्वस में रहते हैं ना, प्लस 2Ag यहाँ पर सॉलिड बन रहा है, ओके। थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि हमको समझ में आ जाए, थोड़ा सा जगह भी मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड बन रहा, ये सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, एंड और क्या दिया हुआ है, एंड E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट, ये दिया हुआ है, ओके। कैलकुलेट करते हैं नास्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, नास्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम इज क्या होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई n log Kc, ठीक है। ये दिया हुआ है और Kc की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये Kc की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा E नॉट सेल की वैल्यू दिया हुआ है तो रख देते हैं सीधा, कितना वैल्यू दिया हुआ है E नॉट सेल की वैल्यू 0.46 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द number of the electron transfer in this reaction, that means the value of n, and the value of the n is here
the copper is converted into 2 plus charge. That means 2 electron is released from the copper and 2 electron gained by 2 atom of the silver. Okay, so n number of n is equal to 2. So here putting 2 value and log Kc. Now the interesting point is we need to find out the value of Kc. That means everything value will be shifted to this side, left hand side. Okay, and this log will be also shifted to this left hand side. That means here log is multiplied to the Kc. प्लस माइनस में तो नहीं है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, और जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो वहां जाके क्या होगा, 1 बाई लॉग वैल्यू. एंड वी नो दैट 1 बाई लॉग दैट मीन्स इट इज एंटी लॉग वैल्यू. करेक्ट, इट इज एंटी लॉग वैल्यू. तो मैंने आपको लॉगरिथम वाले में सिखाया हुआ है कि एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप पहले लॉगरिथम सीख जाइए बढ़िया अच्छे से. ये क्वेश्चन फिर वहां पर बन जाएगा. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. आगे इसको सॉल्व करते हैं. क्या हो जाएगा, दूसरे पेज में यहाँ साइड में थोड़ा सा बनाते हैं, है ना, साइड में बनाते हैं. क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0.46 डिवाइड बाई 0.059, ठीक है, इंटू 1 बाई लॉग मतलब ये एंटी लॉग वैल्यू हो जाएगा. अब इसको इधर ही रखते हैं, ठीक है, इसको इधर ही रखते हैं, इक्वल टू लॉग Kc, ये वैल्यू हो जाएगा. अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं. कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 46 टू कितना होता है 92. तो 0.92 डिवाइड बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग Kc. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, Kc इज इक्वल टू 1 बाई लॉग 0.059. ठीक है, आगे क्या होगा, Kc इज इक्वल टू 1 बाई लॉग दैट मीन्स एंटी लॉग. अब इनकी वैल्यू को कर देते हैं अलग अलग. क्या हो जाएगा, 0.92 और 0.92. यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इतने को क्या सॉल्व करेंगे, 0.92 डिवाइड बाई 0.059. इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो यहाँ पर 2 बचेगा ना, तो 92 डिवाइड बाई 5.9 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा. और इसको करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा, 920 डिवाइड बाई 59 1 जा 59 कितना 59 1 जा 59 कितना बचेगा, 60 32 33 बचेगा. कितना आया, 33 0. ठीक है, 33 0. अब इसमें से जाएगा 5 से जाएगा, 59 5 से कितना आएगा, 59 5 से मल्टीप्लाई 5 करोगे 295. इसमें 295 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 5 2 12 9 3 35 बचेगा. ठीक है, पॉइंट लगाया तो कितना जाएगा, 35 पॉइंट लगाया 0 हो जाएगा, और 59 5 जाएगा तो 15.5. फिर वही 295 इसमें माइनस करोगे, कितना बच जाएगा, 50 और 5 55 बच जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पर 0 लगेगा तो ये हो जाएगा 55 5 कितना हो जाएगा, 9 आएगा, 15.59. तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू 15.59. ये एंटी लॉग की वैल्यू है 15.59. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसका डेसिमल हटा दें, क्या हो जाएगा 15.59 मल्टीप्लाई, हटाए ना हटाए, बिना हटाए कर देते हैं, सीधा कर देते हैं. ठीक है, तो सीधा करेंगे, एंटी लॉग की वैल्यू करेंगे तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस 0.59 लिख सकते हैं, 0.59 लिख सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15 मल्टीप्लाई एंटी लॉग ऑफ 0.59.
अब किसी का एंटीलॉग वैल्यू क्या होता है, एंटीलॉग होता है Kc इज इक्वल टू 15 का एंटीलॉग होगा 10 टू द पावर 15 मल्टीप्लाई ये 0.59 किसका वैल्यू होता है, लगभग 6 के आसपास है, 6 के आसपास है, ठीक है। 0.6020 किसका होता है, 0.6020 लॉग 4 की वैल्यू है, लॉग 4, तो लॉग 3.99 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 3.99 आ जाएगा। तो Kc का जो वैल्यू होगा इज इक्वल टू Kc, दूसरे कलर में लिखता हूँ ताकि अच्छे से थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, Kc इज इक्वल टू 3.99 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15, 10 to the power 15. So this is your answer. This is your answer. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नस्ट इक्वेशन से ऐसे आपको Kc की वैल्यू निकालनी है। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं आप वीडियो में जाके फिर से वहाँ पे मैं फिर बोलूँगा, वहाँ से देख लीजिए, सीख लीजिए एकदम बढ़िया आराम से, माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आप थोड़ा बहुत करके हाँ बन गया समझ गए, जब होगा एग्जाम में बैठेंगे आराम से करेंगे, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता, सारे क्वेश्चन का लोड होता है, तो आपको एक्सपर्ट बन के चलना है। आप उस पर आपका हाथ फास्ट होगा उस चीज़ पे तो मिस्टेक्स नहीं होंगे, नहीं तो एग्जाम में मिस्टेक करके आओगे और उसके बाद फिर मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि बनाया तो बहुत अच्छा था लेकिन मार्क्स पता नहीं कैसे कट गए। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करता हूँ, मुझे लगता है स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले बहुत कॉन्फिडेंस सर बहुत अच्छा बनाए हैं, जब फिर कॉपी करेक्शन हो तो छोटे छोटे मिस्टेक्स निकलते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं, फार्मूला कुछ और बोल रहा है, पुट कुछ और कर दिया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए, है ना लिखे हैं तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ये पॉज करके लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बाद हमको गिब्स की एनर्जी भी देखनी है। कितना मिनट हो गया अपना, 50 मिनट हो गया। चलो जल्दी करते हैं इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, वैसे आप करेंगे, मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 0.46। अच्छा ये तो अभी हमने किया है, क्या सेम ही तो चीज़ है ना, सेम ही चीज़ है क्या, कॉपर Ag 0.46, या इट्स सेम क्वेश्चन है, डबल हो गया, रिपीट हो गया लगता है, ओके कोई बात नहीं। हाँ, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेनियल सेल इज कैलकुलेटेड टू सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, हमको इसके पहले गिब्स एनर्जी को अब पढ़ना है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के डेट का वो टॉपिक आता है हमारा गिब्स एनर्जी। तो नोट डाउन टॉपिक नंबर आज का 3, नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन तो नहीं, यहाँ पर आता है रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशन, ई सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी, यही लिख रहा हूँ। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, इन दोनों के बीच का रिलेशन हम देखेंगे। बेसिकली क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व करते हैं, इसको एक्सप्लेन ज़्यादातर लोग नहीं करते, मैं कर दे रहा हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि वो एनर्जी जो किसी सिस्टम में अवेलेबल, वो एनर्जी जिसको मैक्सिमम वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो एज अ वर्क डन के लिए एज एनर्जी, वो ऐसा फ्री एनर्जी है उसके पास, सिस्टम के पास अवेलेबल है कि जो वर्क डन में, मैक्सिमम वर्क डन में जो यूटिलाइज हो सकता है उसको हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, जो सेल का जो एनर्जी होगा, सेल से क्या हम एनर्जी ले रहे हैं, सेल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उससे कोई कंडक्टर रन कर रहा है, कोई फैन चल रहा है, कोई लाइट जल रही है, कोई छोटा सा डिवाइस, कोई स्पीकर बज रहा है, तो उसका जो उस बैटरी का जो यूज़ हो रहा है उस पर तो वर्क किया जा रहा है ना, एनर्जी का तो लॉस हो रहा है, वर्क किया जा रहा है। तो जो गिब्स की एनर्जी होगी, जो फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट मीन्स द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द सेल, जो उसके जरिए जो रिवर्सिबल वर्क डन जो हो रहा है ना, गिब्स एनर्जी का जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर होगा, वो होगा, मैं इक्वेशन लिखता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल, ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो फ्री एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर है, वर्क डन। अब जो वर्क डन हो रहा है वो किसके बराबर है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि बाय द सेल यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, और यहाँ पर जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर,
तो पर्टिकुलर एक टाइम पे पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन, जितने चार्ज का ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, और उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है उसके लिए तो F चाहिए, फराडे कांस्टेंट, 1 मोल है तो 1 फराडे, ठीक है, 96,500 अप्रॉक्सीमेटली। और ई सेल क्या है, ई सेल उसके मल्टीप्लीकेशन है। जो सेल का जो पोटेंशियल होगा, जो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि सेल पोटेंशियल जो है एट एनी कंसंट्रेशन, वो जो सेल मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी के लिए उसका जो फ्री एनर्जी चेंज होगा मान लो 5 सेकंड के लिए, तो कितना होगा, तो 5 सेकंड के लिए उसका जो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा पर सेकंड, और कितना जाएगा चार्ज कितना जाएगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन उसके पोटेंशियल से हम करेंगे तो हमको फ्री एनर्जी चेंज हमें मिल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर यही रिलेशन है, क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, where delta G is change and gives energy, change in gives energy, n is number of electron transfer, correct, F is Faraday constant, है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 96487 होता है, जिसको हम 96500 लिखते हैं, ठीक है, ये वैल्यू होती है। और ई सेल, ई क्या है, ई सेल क्या है जानते हैं, हो सेल पोटेंशियल है, क्या है ये, सेल का पोटेंशियल है, करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर किसी एक टेम्परेचर पे जो गैस कांस्टेंट के साथ में होता है, डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है, वो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, उसकी फार्मूला जो होता है, एक और फार्मूला होता है, वो भी यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इस फार्मूले से हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो इस फार्मूले से बनेंगे, ठीक है। एक और रिलेशन जो होता है वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln k। ये फार्मूला कब काम आएगा, ये तब काम आएगा जब इक्विलिब्रियम पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे कोई सेल है और उस पर आपको डेल्टा जी की वैल्यू दी हुई है, गिब्स एनर्जी चेंज दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बता दो, तब ये फार्मूला यूज करना है। अब ये जो ln है ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करोगे, नेचुरल लॉग को आप कन्वर्ट करोगे लॉग विथ बेस 10, तो इसका फार्मूला हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। ये दोनों आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये दोनों आपके फॉर्मूले हैं, ये आपके फॉर्मूले दोनों, ठीक है, ये आपके फॉर्मूले, ठीक है। ये लो, करेक्ट। एक और चीज आता है, इसमें एक और चीज देखते हैं क्या, थोड़ा सा मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक और चीज, इफ ई सेल इज ई नॉट सेल, दैट मीन्स अगर वहां पर जो इलेक्ट्रोड है, वहां पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो अगर एट एनी कंसंट्रेशन किसी भी वोल्टेज का नहीं, वो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, स्टैंडर्ड मतलब जिसका कंसंट्रेशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वर्क कर रहा है। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर पोटेंशियल है, जैसे डेनियल सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल क्या होता है, डेनियल सेल के केस में होता है 1.1 वोल्ट। अगर इस टाइप का पोटेंशियल है तो ई नॉट सेल है, तो देन डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। ये आपका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बात हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप नोटबुक में लिखिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को। अब इससे करते हैं क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, सॉल्व। गिवन क्या गिवन दिया है, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 1.1
वोल्ट, करेक्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, हमको स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी नॉट हमको कैलकुलेट करना है फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन हैज बीन गिवन हियर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन दिस रिएक्शन, यहाँ पर लिखेंगे इन अबव रिएक्शन, इन अबव रिएक्शन n इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जिंक से +2 बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और ये 2 + 2 से 0 बन रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, n इक्वल टू 2। f की वैल्यू जो होती है हम पुट कर देंगे f की वैल्यू, तो अभी लिखते हैं क्या हो जाएगा, सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2, f की वैल्यू कितनी होगी 96500 मल्टीप्लाई ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1, सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 96500 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 200 0 200 0.0 1 6 2 1 कितना हो जाएगा 0 13 को 3 193,000 1,93,000 ये आपका बनेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है। ये वोल्ट में है, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 0 3 ये वैल्यू आएगा, कितना आ गया, अब इसका जो यूनिट आएगा वो इतना आएगा जूल में, जूल में, इसका मतलब कितना 212300 जूल। इसे हम लिख पाएंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 212.3 किलो जूल। ये आपका गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू है, ये आपका गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू है, ठीक है। सो बेसिकली आज के क्लास में हमने डिस्कस कर लिया गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, विथ नस्ट इक्वेशन, और हमने डिस्कस कर दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, और हमने डिस्कस कर लिया नस्ट इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तीनों के लेक्चर वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और लॉगरिथम का क्वेश्चंस बनाना, लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको सीखिए, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये तो हमने एक टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, जो जनरल सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हमने किए हैं। इसी क्वेश्चन को कुछ और देके कहीं से कुछ और दिया रहेगा, वहाँ से पहले कुछ कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, फिर इसमें पुट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स ऐसे ही होते हैं, इस चैप्टर से 5 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, 5 से 6 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, और 3 से 4 नंबर के थ्योरी कंसेप्ट रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर का एक पार्ट है 50% पार्ट कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये चीज़ें जो हैं, इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, गिव्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सब चीज़ें एक तरफ से 50% लगभग कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट। देखिए वन मोर थिंग, एवरी चैप्टर नॉट ओनली फॉर क्लास 12th, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर क्लास 11th आल्सो, और दूसरे क्लास की तो बात नहीं करूँगा, बट 11th 12th में हो तो बाकी आप अगर कनेक्शन करना चाहो तो आप सभी में ही कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो every chapter you can divide into 2 category. Every chapter is divided into 2 category, that means the one is basic fundamentals, ठीक है। जो भी चैप्टर है आप उसको एक पार्ट तो ऐसा आप देखेंगे कि उसके बेसिक फंडामेंटल्स, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उस चैप्टर को समझने के लिए उस बेसिक फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी 1-2 नंबर के पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछे जाता, पूछे जाते हैं, तो वो आपको टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए, आपको वो बेसिक फंडामेंटल पहले आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में आएंगे। जैसे अभी नस्ट इक्वेशन इसका कॉन्सेप्ट आया है ना, अभी हमने ये देखी RTL एंड कैसी, ये देख लिया, ये जो लॉग कैसी है ये देख लिया, इसकी वैल्यू ये देख लिया, तीनों देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका बेसिक जब क्लियर नहीं रहेगा, इसी चैप्टर का जो फंडामेंटल टॉपिक है, जो लेक्चर 1, लेक्चर 2 में मैंने समझाया हुआ है, वो आपका क्लियर नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। लॉगरिथम आप पढ़िए, 4-5 बार बोल दिया इस वीडियो में, जाके देखो, पढ़ो, समझो, सीखो, ठीक है। मेहनत के साथ पढ़ाई करो, सब बढ़िया रहेगा, सब बढ़िया हो जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए, तब तक के लिए बाय।